गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सेट थ्योरी का ही एप्लीकेशन है। मतलब सेट थ्योरी के बिना इस चैप्टर को अपन नहीं पढ़ सकते। तो जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ा है उसका यदि अपन एप्लीकेशन या यूज़ के बारे में बात करें तो सेट थ्योरी का मैंने पहले ही क्लास में यूज बताया था कि एक तो रिलेशन और फंक्शन में होता है और दूसरा आपके पास में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में सेट थ्योरी का यूज होता है। तो आज अपन उसका पहला टॉपिक कंसीडर करेंगे सेट थ्योरी के एप्लीकेशंस का, जो कि अपने 11th क्लास NCERT का सेकंड चैप्टर रहेगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। इसके अंतर्गत अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे तो उसके अंतर्गत अपन मेनली कोई दो सेट है, समुच्चय है, उनका कार्तीय गुणन अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कोई भी टू सेट हो सकता है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में कितने एलिमेंट होंगे। फिर अपन बात करेंगे रिलेशन के ऊपर कि रिलेशन किसका किसके साथ हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है यदि अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं मतलब दो व्यक्ति होंगे तभी तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन होगा, ठीक। और उसके बाद में अपन रिलेशन के प्रकार के बारे में देखेंगे कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। और उसके बाद में अपन बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर, जो कि आपके पास में मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। हायर मैथमेटिक्स रिलेशन और फंक्शन के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आप 11th क्लास में ऐसे समझो कि इसका बहुत ही इंट्रोडक्शन है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बिना अपन हायर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जिसके अंतर्गत अपन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होने के लिए क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है, फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन किस प्रकार अपन डिफाइन करते हैं, किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक। और कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन की क्या रेंज होती है, क्या डोमेन होते हैं और उनके क्या ग्राफ आते हैं या ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में अपन डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक बात। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं NCERT 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आप द 10th क्लास में भी पढ़ा है कि ये एक f ऑफ x बराबर 0 एक फलन है, लेकिन वास्तव में वो फलन होता ही नहीं है, क्योंकि वो फलन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किसी किसी इक्वेशन में करते हैं लेकिन किसी में नहीं करते। तो अब अपनी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आएगी कि एक्चुअली फंक्शन होता क्या है, उसको अपन किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध वह फलन, ठीक बात। अब सुनिए, संबंध और फलन में इसको पढ़ने से पहले अपन को एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है जो कि सेट थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड है। हालांकि उसको अपन फर्स्ट चैप्टर में आना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में न दे के आपको सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में दिया हुआ है, जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। और उसी के बेसिस पर अपन रिलेशन और फंक्शन को परिभाषित करेंगे। जब अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का नॉलेज होगा तब भी मैं संबंध और फलन को डिफाइन कर पाऊंगा, वरना डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपन एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम रहेगा आपके पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हिंदी में जिसको बोलते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्टेशियन का मतलब आपको पता होगा, कार्तीय जिसको बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं, जो भी सेट दे रखा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब देखिए मैंने यहाँ समुच्चयों लिखा है, सेट्स लिखा है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कब होगा, जब अपने पास में कम से कम 2 या 2 से अधिक सेट हो। क्योंकि अपन गुणा, भाग, जोड़ या बाकी कब कर सकते हैं, जब अपने पास में कोई 2 सेट या 2 एलिमेंट हो या 2 आपके पास में कोई डेटा हो। एक डेटा का अपन जोड़ क्या कर सकते हैं, गुणा क्या कर सकते हैं, उसका खुद का साथ में कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के साथ में करने के लिए अपन को मिनिमम 2 या 2 से अधिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पर अपन 2 सेट या 2 से अधिक सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। तो जनरली मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अपन उसकी डेफिनेशन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक। तो देखिए मैं कंसिडर करता हूँ, मैं 2 सेट लेके बात करता हूँ। मैं मान लेता हूँ, माना A बराबर 1, 2 और 3 है। एक कोई ये सेट है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, और दूसरा कोई सेट है वो है B, जिसके एलिमेंट है 4, 5 और 6, ठीक। अब देखिए मुझे A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और अगेन B का वापस A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक। तो सुनिए, पहले इसका मैं सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, फिर बाद में अपन NCERT जो मेथड कहती है उसी मेथड के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन जिसकी बात करेंगे वो है मैपिंग मेथड, ठीक है। तो सेट A, इसको मैं एक आपके पास में यहाँ मैपिंग बनाता हूँ। ये एक सेट है, कौन सा सेट है, A सेट है। इसके एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। दूसरा कोई सेट है, ये B है, जिसके एलिमेंट है 4, 5, 6, ठीक है। तो A सेट का B सेट के साथ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ये कहता है कि A सेट के प्रत्येक एलिमेंट का, A सेट के प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अवयव का, इसके अवयव कितने हैं, 1, 2 और 3 है। तो A सेट के प्रत्येक एलिमेंट का B सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनना जरूरी है, युग्म बनना जरूरी है। मतलब इस A का 4 के साथ में भी पेयर होना चाहिए, 5 के साथ में भी होना चाहिए और 6 के साथ में भी होना चाहिए। इसी प्रकार इस 2 का भी 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ कनेक्शन हो। इसी प्रकार 3 का भी इन तीनों के साथ कनेक्शन हो। मतलब A सेट का हर एलिमेंट B सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा हो, युग्म बना रहा हो, जोड़ा बना रहा हो, ठीक। तो कैसे, मैं पहले कहता हूं कि ये एक इसने पेयर बनाया, ठीक है। और दूसरी बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को अपन A क्रॉस B से लिखते हैं। जब भी आपके पास में A क्रॉस B आता है उसका मतलब होता है कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए A और B है तो फाइंड A क्रॉस B, इसका मतलब क्या है कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, आपके पास में गुणन करना है, कार्तीय। अब मैंने क्या कहा कि A सेट का हर एलिमेंट B सेट के हर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके साथ पेयर बना रहा हो। और आपको पता होगा पेयर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास में एक क्रमित युग्म होता है और उस क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिए ये एक आपके पास में, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, 2 सेट का मैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँगा
तो वापस अपन को अगेन एक सेट प्राप्त होगा, दोबारा अपन को एक सेट ही प्राप्त होगा। तो ये आपके पास में ए क्रॉस बी निकालूंगा तो एक सेट ही प्राप्त होगा, इसलिए अपन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और इसको कैसे लिखेंगे? अब ए का किसके साथ पेयर बन रहा है? 4 के साथ। तो मैं पेयर को कैसे लिखूंगा? 1,4। इसका मतलब है कि ए का 4 के साथ पेयर है। अब ए का 5 के साथ में भी होगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1,5। फिर मैं लिखूंगा 1,6, तो ये लिख दिया 1,6। फिर मैं लिखूंगा 2 का 4 के साथ, तो 2,4। फिर लिखूंगा 2 का 5 के साथ, तो 2,5। और फिर लिखेंगे अपन 2 का 6 के साथ, तो ये हो गया आपके पास में 2,6। फिर होगा आपके पास में इस 3 का इस 4 के साथ में, तो ये होगा 3,4। फिर होगा 3 का इस 5 के साथ में, तो ये होगा 3,5। और फिर होगा 3 का इस 6 के साथ में, तो अब हो गया 3 का 6 के साथ में। अब ना तो कोई इसका एलिमेंट है जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं हो, और ना ही इसका कोई एलिमेंट है। मतलब यदि इसमें एक एलिमेंट ए है और इसमें 3 है, तो इसका 3 इमेज होनी जरूरी है। और प्रत्येक एलिमेंट की, यदि सेट बी में 3 एलिमेंट है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट की 3 इमेज बनेगी। और यदि बी में कोई भी अवयव है और ए में यदि 3 सेट है, 3 एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की पूरा इमेज हमेशा 3 बनेगी। तो इसकी पूरा इमेज 3 बन रही है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। और ए की इमेज 4 भी बन रही है, 5 भी बन रही है, 6 भी बन रही है। आप कहोगे इमेज का क्या मतलब है सर? तो सुनो, जब आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इनको अपन एक मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म। इस क्रमित युग्म का क्या महत्व है? तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं x, y, जहाँ पर यदि आपके पास में x, y है, ये बिलोंग कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से। मैंने आपको बिलोंग का कंसेप्ट बताया था, क्योंकि x, y है, ये इसका एलिमेंट है, इसलिए इससे बिलोंग करेगा। तो यदि x, y बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A, देन ये जो x है वो A सेट का कोई एलिमेंट होगा और y होगा वो B सेट का कोई एलिमेंट। मतलब जो इसमें ऑर्डर्ड पेयर, इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। पेयर क्योंकि जोड़ा बन रहा है ना। और क्रमित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पहला सेट है उसी सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और जो बाद में सेट है उसका एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। तो जब भी आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x, y होता है, तो इसमें x है वो पहले सेट को निरूपित करता है और y है वो दूसरे सेट को निरूपित करता है। अर्थात ये x है वो A सेट का एलिमेंट होगा और y है वो B सेट का एलिमेंट। तो देखिए यहाँ 1 किसका है? A का। 1 भी A का, 2 भी A का और 3 भी A का। और 4 चेक करें तो 4 किसका है? B का। 5 भी B का, 6 भी B का। तो मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसको अपन एक ऐसे पेयर के रूप में लिखते हैं जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को निरूपित करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का आपके पास में अवयव होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, ये ए, ये बी, ए बी, ऐसे होगा। ठीक है, तो अब सुनिए, ये है ए और बी का कार्तीय गुणन। तो मैं इसका नोट डाल के क्या लिख सकता हूँ कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट या अवयव बी सेट के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना रहा हूं। ठीक,
ए सेट का प्रत्येक अवयव बी सेट के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना रहा हो, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है, मतलब कनेक्शन है उसका, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अपन आगे बात करेंगे कि ए और बी का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट परिभाषित है तो क्या बी और ए का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट परिभाषित होगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं निकालता हूँ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो अब बी क्रॉस ए क्या होगा, या फिर पहले मैं इसको देखिए, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या डायग्रामेटिक मेथड, और एनसीईआरटी बुक में कैसा समझाया हुआ उसको पहले अपन बात करते हैं। एनसीईआरटी उसके अंतर्गत क्या है कि जो पहला सेट है उसको एक्स अक्ष पे डिनोट करेंगे और दूसरे सेट को वाई अक्ष पे। तो देखिए अपन को ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो यहाँ 3 लाइन खींचेंगे, ये 3 लाइन। बी में भी कितने, 3, तो यहाँ 3 लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब जो पहला सेट है, पहला कौन सा, ए है, तो ए का यहाँ एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3। दूसरा सेट कौन सा है, बी, तो उसको वाई एक्सिस में 4 5 और 6 लिखा जाएगा। ठीक, अब ये एक, हालांकि इसको अपन को एक्सिस को दर्शाना नहीं है, एनसीईआरटी जो कहती है उसको मैं समझा रहा हूँ कि इसको अपन को एक जो ये एलिमेंट है खड़ी रेखाओं पर, ये पहले सेट के एलिमेंट है और ये जो ऐसे एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट है। अब मेरी बात सुनो, इस लाइन का मतलब है 1 और इस लाइन का मतलब है 4, तो ये दोनों जहाँ पे कट करेगी वहाँ क्या होगा, 1,4 होगा कि नहीं होगा भाई। अपन जब पढ़ते हैं ये एक्सिस, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों का क्रॉस पॉइंट ये क्या होगा, 1,2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये लाइन 1 है या 4, तो इनका कनेक्शन क्या होगा, 1,4 होगा। इसी प्रकार ये लाइन 1 ये 5, तो ये होगा 1,5, ये 1 और ये 6, तो ये होगा 1,6। तो अब इस लाइन का इस तीनों लाइन के साथ कनेक्शन हो गया। अब ये लाइन है वो 2 है, 2 इसको कहाँ कहाँ कट करिए, एक यहाँ पे कट करिए, एक यहाँ पे कट करिए, एक यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ इसका मान 2 है, इसका मान 4, तो 2,4, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो ये हो गया 2,5, ये 2 और ये 6, तो ये हो गया 2,6। ठीक, अब ये 3 और ये 4, तो ये हो गया 3,4, 3,5 और 3,6। तो अब आपको यदि ये अच्छा लगे मेथड तो ये कीजिए, और यदि वो मेथड आपको अच्छा लगता है तो वो मेथड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सॉल्वेबल है, दोनों सही है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ ताकि अपना काम इजी हो जाए। तो इसको अपन ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि और इसको बोलते हैं डायग्रामेटिक मेथड। अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट 1,4, फिर आपके पास 1,5, फिर आपके पास 1,6, फिर 2,4, फिर आपके पास में 2,5, फिर 2,6, 3,4, 3,5 और 3,6। अब आप कहोगे कि सर आपने पहले ये तीनों एलिमेंट क्यों लिए, पहले ये क्यों नहीं लिए, तो ले लो भाई। मैंने आपको कहा था कि जब रोस्टर फॉर्म में अपन सेट को लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड के क्रम का कोई महत्व नहीं होता। ये यहाँ है तो इसको पीछे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन ऑर्डर्ड पेयर के अंतर्गत एलिमेंट का क्रम वही रहेगा। यहाँ इस पूरे को उठाकर मैं यहाँ लिख सकता हूँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 4,1 लिख लूँ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, लिख लीजिए आप। क्या लिखोगे,
कि माना दो और एक समुच्चय ए व बी है। क्या परिभाषा लिखोगे? माना ए व बी दो और एक समुच्चय है। लेट कैपिटल ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट और एक समुच्चय है, तब ए व बी का कार्तीय गुणन ए व देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, तब ए व बी का कार्तीय गुणन जिसको अपन लिखते हैं अर्थात ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी। ठीक है, आपके पास में समुच्चय ए व बी में समुच्चय ए व बी के अवयवों के कर्मित युग्म का समुच्चय है। समुच्चय ए व बी के अवयवों के कर्मित युग्म, अवयवों के कर्मित युग्म का समुच्चय होता है। तो क्या कहेंगे? लेट कैपिटल ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी is the set of all ordered pair of elements of set A and B। तो A और B जो सेट है उनके एलिमेंट्स, ये एलिमेंट, इनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखिए, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपन ये भी चेक करेंगे कि आपके पास में A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये भी कभी हो सकता है कि जब कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो जाए या कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो जाए तो इसमें क्या परिवर्तन आते हैं उनको लेकर अपन डिस्कस करते हैं। तो सुनिए, पहले इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन आगे प्रोसेस आउट कर सकें। अब देखिए, ए क्रॉस बी ये है, मैं अब बी क्रॉस ए बताता हूं आपको। मैं डेफिनेशन रब कर रहा हूं, तो ध्यान देकर आप लिख लेना, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया है, आप स्क्रीनशॉट आउट कर सकते हैं। अब मैं निकालता हूं बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये सेट, पहला सेट कौन सा होगा? बी होगा, और दूसरा सेट होगा ए होगा। ये बी होगा और ये ए होगा। तो ये आपके पास में कौन सा एलिमेंट है? 4, 5 और 6। बी के एलिमेंट यही है, ए का 1, 2 और 3। तो 4 का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, फिर 5 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सॉरी इसके साथ, और फिर 6 का इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब जो बी क्रॉस ए होगा अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए, इसको अपन बी क्रॉस ए नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी और ए का कार्तीय गुणन। तो अब देखिए क्या क्या होगा। पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो पहला एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा? सेट बी का। तो बी का एलिमेंट पहला क्या है? 4 आएगा। तो 4, 1, 4, 2, 4, 3। आप कहोगे सर आपने पहले 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहला सेट बी है और तो पहला एलिमेंट इसमें बी सेट का होना जरूरी है। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं? 5, 1, 5, 2, 5, 3 और आगे लिख सकते हैं अपन 6, 1, 6, 2 एंड 6, 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास में बी क्रॉस ए। अब अपन को पता है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूं, नोट डाल के लिखो। 2 कर्मित युग्म बराबर होने की शर्त, 2 कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? ये वाले बराबर होंगे या बराबर होते हैं
यदि x, y बराबर 1, 2 है, इम्प्लाइज दैट x का मान 1 एंड y का मान 2। ठीक है, यदि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है एंड यदि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है अर्थात x, y बराबर 1, 2 है, तो ये उसी केस में बराबर होंगे जब x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के बराबर है, तो बराबर कब होंगे? जब ये सेट, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होंगे और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन चूंकि 1, 4 है वो नॉट इक्वल टू होता है 4, 1। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने का मतलब है कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो 1 और 4 बराबर है क्या? नहीं है। 4 और 1 बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब Therefore, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो जनरली B और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। कब बराबर होगा? जब आपके पास में किसी एक सेट से एक में परिभाषित आपके पास में हो, उनके एलिमेंट 1, 1 हो सकते हैं, 2, 2 हो सकते हैं, 3, 3 हो सकते हैं। यदि अलग एलिमेंट है तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इसमें एलिमेंट 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है, फिर भी आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, तो जब दोनों सेट ये भी A है और ये भी A होगा तो ही आपके पास में अपन कह सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बराबर होगा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। कल आगे अपन इसके बात करेंगे कि और कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है।